गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इससे पिछले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि हाउ टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन के थ्रू। ठीक है, उस दिन टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से हमने आगे लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आज हम लोग सीखेंगे डायमेंशन का थर्ड एप्लीकेशन, जो है हाउ टू डिराइव फार्मूला। मतलब आपको फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या करना है, रिलेशन निकालने के लिए सीखना है। ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या करेंगे, रिलेशन निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन, बाय डायमेंशन। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि इस मेथड से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन तो निकाल लेंगे, लेकिन जो कांस्टेंट आएगा ना, उस कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो डायमेंशन नहीं देता है। ठीक है, तो डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ आपको रिलेशन बताएगा, उसमें जो कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू को ये नहीं बता पाएगा। ठीक है, मतलब हमारा जो फार्मूला है वो डिराइव हो जाएगा, लेकिन उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी उसका वैल्यू ये नहीं दे पाएगा। मतलब डायमेंशन हमें कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ये हमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूला का रिलेशन बता देगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से बनाते हैं। जैसे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं और वहीं से हम समझाएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप करके फार्मूले को डिराइव करना है। ठीक है, तो हमने बोला कि डिराइव द रिलेशन फॉर फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी of mass m having acceleration a। मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी है यहाँ पे m मास का, इस पे अगर हमने F फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी ये एक्सेलरेशन से आगे की ओर मूव कर रहा है। कितना एक्सेलरेशन है इसमें, ए एक्सेलरेशन है। तो हमें रिलेशन निकालना है फोर्स, मास और एक्सेलरेशन में, ये तीनों में क्या रिलेशन है ये हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आराम से एकदम धीरे धीरे चलना है। ठीक है, आप क्या करो कि लिख दो जो भी दिया रहेगा, जिसके साथ आपको रिलेशन निकालना है और जिसका रिलेशन निकालना है, जिसका रिलेशन निकालना है उसको आप लेफ्ट में रखो। जैसे हमें किसका रिलेशन निकालना था, फोर्स का निकालना था, फोर्स को हमने लेफ्ट में रख लिया, एफ मान लिया। और आप यहाँ पे मान लो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, जिसके साथ रिलेशन निकालना है वो फिजिकल क्वांटिटी का। मान लिए मास के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसमें आप पावर लगा दो कि ये एक्स है इसकी पावर। ठीक, दूसरा जो भी फिजिकल क्वांटिटी दिया रहेगा जिसके साथ रिलेशन निकालना है सबको प्रोपोर्शनल में लिखो। ठीक है, दूसरा कौन सा है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन लिख दिया, इस पे पावर वाई दे दिया, दोनों पे पावर अलग अलग देना है। ठीक है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा किसका हो गया, मास, और इस पे पावर एक्स है। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए, इस पे पावर वाई है। एक्स और वाई क्या इंडिकेट, हमें नहीं ना पता कि ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के साथ है या एम के स्क्वायर के साथ है या एम के क्यूब के साथ है, ये नहीं पता हमें। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पे कि यहाँ पे अपने मन से पावर मान लिया है। अगर ये m के साथ सीधा सीधे प्रोपोर्शनल में होगा तो ऑटोमेटिक m पे पावर 1 आ जाएगा। अगर यहाँ m पे पावर 2 में प्रोपोर्शनल होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कैसे आएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप, और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। दोनों का देखो लेफ्ट साइड में इक्वल है, लेफ्ट साइड में यहाँ भी फोर्स है यहाँ भी फोर्स है, तो लेफ्ट साइड में हमने फोर्स लिख दिया। तो आप यहाँ लिख दो फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2। ये दोनों इक्वेशन से हमने क्या देखा कि जो ये फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, मास पे पावर x का और एक्सेलरेशन पे पावर y का। ये इसका क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब आप जानते हो कि प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेके आते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट हमारा k आ गया और k m पे पावर x और a पे पावर y। यही हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अगर हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, सो देखो हम अब क्या करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे, किसका, फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या है भाई, m पे पावर 1, l पे पावर 1 और t पे पावर -2, mlt -2, ठीक है। दोनों का डायमेंशन को इक्वल करना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आपने सीखा है कि कोई भी फॉर्मूला जो होता है वो डायमेंशनली तभी करेक्ट होता है जब उसका लेफ्ट का डायमेंशन और राइट का डायमेंशन इक्वल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डायमेंशन को इक्वल करेंगे। तो लेफ्ट में हमारा डायमेंशन आ गया m पे पावर 1, l पे पावर 1 और t पे पावर -2। राइट में डायमेंशन लिखो, k एक कांस्टेंट है, इसको डायमेंशन लेस मानते हैं तो इसका डायमेंशन नहीं लिखेंगे क्योंकि k के बारे में इन्फॉर्मेशन डायमेंशन दे नहीं पा रहा है, तो इसका नहीं लिखेंगे। मास का डायमेंशन आप जानते हो m होता है, इस पे पावर x है तो x लिख दिया, ठीक। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है lt -2 और इस पे पावर कितना है y, तो y लिख दिया। इसे सॉल्व करो तो m पे पावर हमारा x आ गया, l पे पावर y आ गया और t पे पावर -2y आ गया। ये हमारा राइट में। लेफ्ट में क्या आ गया बेटा, देखो m पे पावर 1, l पे पावर 1 और t पे पावर -2। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ देखो सेम बेस के सेम पावर, सेम बेस पे सेम पावर होता है, तो सेम बेस के पावर को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे मास को लेते हैं, तो मास पे पावर 1 है और यहाँ मास पे पावर x है, मतलब हमारा क्या हो गया कि x = 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से लेंथ के पावर को इक्वेट करेंगे। l पे पावर यहाँ पे y है और यहाँ पे l पे पावर 1 है, मतलब y की वैल्यू 1 आ गई। आप यहाँ से भी y निकाल सकते हो, है ना, टाइम वाले से। टाइम पे पावर इधर क्या है -2y और इधर क्या है -2 है। इसे सॉल्व करेंगे तो y की पावर कितनी आएगी, 1। तो हमें x और y की पावर चाहिए थी, वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। x पे पावर 1 और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। इसे आप क्या करो, इसमें पुट कर दो। तो हमारा f = क्या बन गया, k m पे पावर 1, x की वैल्यू पुट कर दिए और a पे पावर 1, f = k m a आ गया। क्या आया, k m a। k के बारे में इंफॉर्मेशन ये नहीं दे पाता है, इसको 1 ले लेते हैं, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स के साथ मास और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन आ गया कि फोर्स जो होता है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। आप इसे लिख लो। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह से। ठीक, चलो आप इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हटा रहे हैं, हाँ ठीक है, इसे पॉज करके आप लिख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिराइव रिलेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे होती है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है। तो डिराइव रिलेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इफ a body of mass m moving on a
सर्कुलर पाथ with velocity v and the radius of the circular path is r। ये दे रखा है, मतलब हमें अब क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन निकालना है। किसके साथ रिलेशन निकालना है? एक बॉडी जो है वो सर्कल में घूम रहा है, मान लेते हैं कोई भी यहाँ पे m मास का बॉडी है, ठीक है, ये इस पे घूम रहा है, v वेलोसिटी है, और ये जो सर्कल है इसकी रेडियस r दे रखी है, इसमें घूम रहा है। तो सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है इसको Fc बोलते हैं, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या रिलेशन है मास, वेलोसिटी और रेडियस के साथ, किस तरह से ये इन लोगों के साथ रिलेटेड है, वो हम अभी सीखेंगे, ठीक है। तो देखो हमने आपको क्या बताया था, जिसका रिलेशन निकालना है उसे आप लेफ्ट में लिखो, Fc को लेफ्ट में लिख दिया, और जिसके साथ निकालना है उसको प्रोपोर्शनल देके राइट में लिखो। तो मास पे पावर x लिख देंगे, फिर हमारा Fc जो है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी पे, और इस पे पावर y दे देंगे, और Fc जो है ये प्रोपोर्शनल होगा r पे, और इस पे पावर z दे देंगे, ठीक है। ऐसा हमने कर दिया, x y z की वैल्यू आएगी, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये मास जो है वो किसके प्रोपोर्शनल में है, स्क्वायर या क्यूब या कैसे भी है, ठीक है। तीनों को मिलाएंगे तो हम क्या लिखेंगे कि Fc जो है हमारा प्रोपोर्शनल हो गया मास पे पावर x, वेलोसिटी पे पावर y, और रेडियस पे पावर z, ये हो गया, ठीक। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट लेके आएंगे k, यहाँ मास पे पावर हो जाएगा x, वेलोसिटी पे पावर हो जाएगा y, और रेडियस पे पावर हो जाएगा z, ठीक है। समझ में आ गई बातें, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यही हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है, बस इसमें क्या करना है, x y और z की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो x y z की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, डायमेंशन को इक्वल करते थे। तो डायमेंशन को इक्वल करते हैं बेटा, देखो Fc मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब ये फोर्स ही है ना, तो इसका डायमेंशन लिखो। Fc का डायमेंशन जो फोर्स का डायमेंशन होता है वही होगा m पे पावर 1, l पे पावर 1 और t पे पावर -2, ठीक। इसके डायमेंशन को इसके डायमेंशन के साथ इक्वल करेंगे, k का कोई डायमेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो मास पे पावर 1, l पे पावर 1 और t पे पावर -2, ये लेफ्ट का डायमेंशन हो गया। राइट में m मास है तो m पे का डायमेंशन लिखो, तो m का डायमेंशन कितना हो गया भाई, m का डायमेंशन हो गया x, m पे पावर x है। v मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, lt-1, पिछले क्लास में हमने बताया है, ये lt-1, और इस पे पावर क्या है y लिख दो। r मतलब रेडियस, ये रेडियस क्या है, लंबाई है ना, तो लंबाई मतलब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा l, और इस पे पावर क्या आ जाएगा z, ठीक। सॉल्व करो इसको, m पे पावर x, l पे पावर y, t पे पावर -y और l पे पावर z, ठीक है। अब l को एक साथ लेके आओ, तो यहाँ पे देखो m पे पावर x, l पे पावर y है और l पे पावर z है, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा y प्लस z, और t पे पावर -y। इधर हमारा क्या है, m पे पावर 1, l पे पावर 1 और t पे पावर -2। अब हम क्या करेंगे बोलो, सेम बेस के पावर को इक्वेट करेंगे, तो मास पे पावर x है और मास पे पावर 1 है, तो ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब x की वैल्यू आपको मिल गया। y प्लस z किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, 1 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा, -y इक्वल टू -2, ये माइनस खत्म हो गया, y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। y का वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे y प्लस z वाले में, तो x की वैल्यू आएगी, और यहाँ से हमारा y देखो यहाँ पे लिख लो, y प्लस z इक्वल टू 1, y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू 2 है, 2 प्लस z इक्वल टू 1, तो z की वैल्यू आ गई 1 - 2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो हमने यहाँ से देख लिया z की वैल्यू -1 आ गया। अब आप इधर लिख लो,
ठीक है, क्या आया, x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2, z की वैल्यू आ गई -1। इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो FC इक्वल टू k, m पे पावर कितना आ गया x और x की वैल्यू है 1, v पे पावर कितना है y और y की वैल्यू है 2, और z पे पावर कितना है -1 तो r पे पावर -1। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो k mv², ये -1 है तो ये नीचे चला जाएगा, ये आ गया, ये हमारा हो गया FC। k के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो k को क्या लिख देंगे बेटा 1, तो FC इक्वल टू हमारे पास आ गया mv²/r, और यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, तो हमने रिलेशन निकाल लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास वेलोसिटी का स्क्वायर बाय रेडियस, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv²/r। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे। चलो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से आप सभी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये सब जनरल क्वेश्चन है जो जनरली बुक में दिया रहता है। ठीक है, एक और ले लेते हैं। अब हम निकालते हैं डिराइव रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m and length of the pendulum is L suspended under gravity G। सिंपल पेंडुलम किसे बोलते हैं, जरा ध्यान से देखो आप। ये बॉब है जिसकी मास m दे रखी है। ठीक, इस पॉइंट पे हमने इसे सस्पेंड कर दिया है। ये जो लेंथ होता है ना, लंबाई, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो लेंथ L दिया हुआ है और इसे क्या किया है, अर्थ सरफेस पे फ्रीली सस्पेंडेड किया हुआ है, तो नीचे इसमें क्या लग रहा होगा, नीचे G लग रहा होगा, तो वही दिया है सस्पेंडेड अंडर ग्रेविटी G। हमें क्या करना है, इसका टाइम पीरियड का रिलेशन निकालना है कि भाई ये एक ऑसिलेशन इसका क्या होगा, ये बॉब इसका मान लेते हैं कि ये पोजीशन ये है, तो ये से B गया, ठीक, B से फिर A पे आया, A से फिर इधर गया C पे मान लो, और C से फिर ये कहाँ पे आया, A पे। तो इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। कैसे, A से B गया, B से A आया, A से C गया और C से A आया। इतना प्रोसेस इसने किया तो इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। इस एक ऑसिलेशन को करने में इसे कितना टाइम लगता है, इसका फॉर्मूला हम निकालने जा रहे हैं। ओके, तो जिसका हम फॉर्मूला निकालेंगे, मतलब जिसका रिलेशन निकालेंगे, उसको लेफ्ट में रखेंगे। टाइम पीरियड को कैपिटल T से डिनोट करते हैं, तो इसे इधर रख लो। हमने बोला था इसको प्रोपोर्शनैलिटी में लिखना है, मास पे पावर x लिख दो। फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी में लिखना है टाइम पीरियड को किसके साथ, लेंथ L पे पावर y लिख दो। फिर इसको प्रोपोर्शनैलिटी में लिखना है किसके साथ, G ग्रेविटी, तो G पे पावर Z दे दो। G के बारे में थोड़ा सा जान लो। G क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब G क्या है, एक तरह का एक्सेलरेशन ही है। ठीक है, तो G है एक्सेलरेशन, तो G का डायमेंशन क्या होगा, LT-2 ही होगा। बस इतना अभी आपको समझना है। ठीक है, ठीक। अब ये तीनों को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और ये क्या होता है, M पे पावर x, L पे पावर y और G पे पावर z। यहाँ तक आपने समझ लिया है पिछले दो
क्वेश्चन से। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, k आएगा, m पे पावर x हो जाएगा, l पे पावर y हो जाएगा और g पे पावर z हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार है। बस इसमें हमें क्या करना है, x, y और z की वैल्यू डालनी है। अगर x, y और z की वैल्यू डाल देंगे ये फॉर्मूला बनके हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रा देखो, अब इसके बाद x, y, z की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट का डायमेंशन और राइट का डायमेंशन इक्वल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक, तो ज़रा देखो, टाइम पीरियड का जो डायमेंशन होता है, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन कितना होता है, तो टाइम पीरियड की जो डायमेंशन होता है वो t ही होता है। टाइम पीरियड मतलब टाइम है, तो t होगा इसका डायमेंशन, मतलब t पे पावर 1। राइट में डायमेंशन, k का तो डायमेंशन नहीं लिखेंगे, m का डायमेंशन लिखेंगे। तो m मतलब मास, इस पे पावर आ जाएगा x, l मतलब लेंथ, l पे पावर आ जाएगी y, और g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन है, इसका डायमेंशन यहाँ देखो lt-2, तो आप लिखो इस पे lt-2 और इस पे पावर कितना है, z लिख दो। इसे सॉल्व कर लो, m पे पावर x, l पे पावर y, l पे पावर z, t पे पावर -2z। ठीक, यहाँ से आया m पे पावर x, l पे पावर y प्लस z और t पे पावर -2z। इधर देखो जरा, सिर्फ टाइम पीरियड है मेरे पास t, तो आप क्या करो, यहाँ पे मास पे पावर 1 दे दो, ये 1 ही हो जाएगा। किसी पे पावर 1 0 दोगे तो 1 हो जाएगा। और l पे पावर आप क्या करो, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो, m पे पावर 0 लिख दो, l पे पावर 0 लिख दो और t पे पावर 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यही सेम चीज़ आएगा, क्योंकि मास पे पावर 0 ये 1 हो गया, लेंथ पावर 0 ये भी 1 हो गया, t सिर्फ बच गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, दोनों सेम बेस के पावर को इक्वेट करेंगे। तो मास और मास का करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 0। y प्लस z को इक्वेट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा 0, y प्लस z और यहाँ पे 0। और यहाँ से करेंगे तो -2z, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, तो यहाँ से z का वैल्यू आ जाएगा -1/2। ठीक, इस z की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो आपके पास x, y, z तीनों का वैल्यू पता है, आप इसमें पुट करोगे। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, टाइम पीरियड इक्वल टू k, m पे पावर कितना 0, l पे पावर कितना, l पे पावर y है, y की वैल्यू हाफ। ठीक, और g पे पावर कितना आया, -1/2, z है ना, z पे पावर कितना दे रखा है, -1/2। सॉल्व करो, m पे पावर 0 मतलब ये 1 हो गया, इसको हटा दो, तो यहाँ पे आ गया k, l पे पावर हाफ, g पे पावर -हाफ। और देखो, किसी पे भी पावर 1/2 लिखो या भी इसको रूट अंडर में आप इतना लिखो, दोनों सेम है, तो हम लिख देंगे इसको k रूट अंडर l, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, g को, g पे पावर -1/2 है ना, तो इसे लिखेंगे 1/√g। दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा k रूट अंडर l/g। k की वैल्यू हमें डायमेंशन से नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग k की वैल्यू जानते हैं 2π होती है, तो ये हो जाएगा 2π√l/g। देखो k के बारे में हमें डायमेंशन नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास आ गया 2π√l/g। इस तरह से हमारा ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने डायमेंशन से डिराइव कर लिया। ओके, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर SF के बारे में, और राउंड ऑफ के बारे में, और एरर के बारे में। कंटिन्यू आपको यहाँ पे पूरे चैप्टर, जितने भी 11th के फिजिक्स के चैप्टर हैं और 12th के, सभी के वीडियो मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आप कंटिन्यू यहाँ से लर्न कर सकते हो। थैंक यू।